पेपर नंबर 8, कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, मैं इसका सारा ही सिलेबस लिखवा रहा हूँ, कल तो मैं वैसे समझा रहा था। अब एक बार मैं सबसे पहले सारे टॉपिक कंटेंट जो हमें पढ़ना है, बिल्कुल रिकंसिलेशन वगैरह सभी उसमें आ जाएगा आपका। आइएगा, पेपर 8 हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग। कंटेंट ऑफ पेपर 8, पेपर 8। चैप्टर 1, मटेरियल। चैप्टर 2, लेबर। चैप्टर 3 हमारे पास है ओवरहेड्स। चैप्टर 4, CAS, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चैप्टर 5, यूनिट ऑब्लिक आउटपुट कॉस्टिंग। ये बेसिकली आपका कॉस्ट शीट बनाने का टॉपिक है। चैप्टर 6, जॉब कॉस्टिंग। चैप्टर 7, बैच कॉस्टिंग। सर टोटल कितने चैप्टर है? अभी देखो, अपन लिख रहे हैं नाम सारे। चैप्टर नंबर 8, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ज्यादा नहीं है। चैप्टर नंबर 9, प्रोसेस कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर 10, जॉइंट प्रोडक्ट एंड
बाय प्रोडक्ट्स। चैप्टर नंबर 11, ऑपरेटिंग ऑब्लिक सर्विस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग ऑब्लिक सर्विस कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर 12, reconciliation between cost and financial accounts। कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंट्स में आने वाले डिफरेंसेस को लेकर क्या बनाना, रिकंसिलेशन बनाना। इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 14, बजट्स। चैप्टर नंबर 15, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और चैप्टर नंबर 16 आपके पास है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये लीजिए, ये आपका जो पेपर नंबर 8 है 100 मार्क्स का, लिख लीजिए एक बार सारे टॉपिक। लिख लिया सभी ने? हंड्रेड मार्क्स। तो ये देखिएगा आपका टोटल सिलेबस कंटेंट है जो आपको इस पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ना है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, कहीं पर कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड बातें नहीं है। हर स्पेसिफिक चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एंड देन यू आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। अब देखिएगा, देखिएगा अगर मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करूं, चैप्टर है कॉस्ट शीट। चैप्टर है हमारे पास कॉस्ट
शीट। सर पेपर फॉर्मेट बाद में बताओगे? पेपर फॉर्मेट सेम ही है जैसा वहां था आपका एफए में। बता दूं पहले, मैं उसका भी बता देता हूँ। लो चलिए, पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूँ। हालांकि पेपर पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्ट है आपका, जैसा एफए का आपका ऑनलाइन का पॉइंट था। देखिएगा, देखो पेपर पैटर्न, सेक्शन ए आपका टेन क्वेश्चंस एमसीक्यू, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में आपके पास वही 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, और वो क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे आपके पास। यानी आपको उसके क्या दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, और आपको उसमें से करेक्ट आंसर को टिक करना है। सेक्शन बी आपका जो होगा, ट्वेंटी क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच। 20 questions short। ठीक है, अभी जो पेपर पैटर्न चल रहा है, 20 मार्क्स यहां हो गए। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आपके लिए ये 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपने यहां पर कवर अप कर लिया तो आप ये मान लीजिए आप पेपर में 70 प्लस ला सकते हैं। देखिए रीजन क्या होता है, ये जो 40 नंबर हैं, ये आपके पूरे एग्जैक्ट 40 में से 40 दिलवाएंगे। देखिए बड़े क्वेश्चन में तो क्या होता है, अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो गई ना, तो उसके कुछ नंबर आपके पास से जा सकते हैं। बट ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको फुल आउट ऑफ फुल दिलवाएंगे। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। अब इस पर फोकस करने के लिए आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल एज थ्योरी एस्पेक्ट दोनों को तैयार करना पड़ेगा हर चैप्टर में। सेक्शन सी आपके पास 6 क्वेश्चंस लॉन्ग, out of which 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 12 मार्क्स ईच। इसमें फिर वही बात आएंगी, आपके पास जो 4 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में जनरली ए और बी पार्ट होंगे। ए पार्ट एक अलग चैप्टर का आ जाएगा 6 नंबर या 7 नंबर का, और बचे हुए पार्ट में बी पार्ट एक और अलग क्वेश्चन हो जाएगा। इनमें भी आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड नहीं होंगे, आपको रफ शीट्स पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसमें से जो आंसर आपसे मांगा गया है वो आंसर आपको क्या करना है, यहां लिख देना है। सेक्शन डी केस स्टडी होगी, 12 मार्क्स।
देखिएगा ये तो चल रहा है आपका अभी का पेपर पैटर्न। इन केस अगर पेपर पैटर्न में कोई भी चेंज होता है तो वो आपके एग्जाम्स से पहले बताया जाता है। इन केस अगर आपके पेपर पैटर्न में कोई भी चेंज होगा तो वो एग्जाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले बताएंगे। अब एक समस्या आ जाती है, अगर 1 महीने पहले हमारा पेपर पैटर्न चेंज हो जाएगा तो समस्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हम अभी जो प्रिपरेशन करेंगे वो प्रिपरेशन हर तरह के क्वेश्चन की करेंगे। व्हाट डज इट मीन? हम सेक्शन ए भी कवर करेंगे, हम सेक्शन बी भी कवर करेंगे, सेक्शन सी सेक्शन डी हम सबको कवर करते हुए पढ़ाई करेंगे। यानी अगर कल को पेपर पैटर्न चेंज होता है और मान लीजिए वो इन सारे पैटर्न में एमसीक्यू हटाकर और शॉर्ट क्वेश्चन डाल देते हैं तो भी हम प्रिपेयर्ड हैं। क्यों? क्योंकि अगर एमसीक्यू के क्वेश्चंस में से आपके ऑप्शन हटा दिए जाएं तो वही क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन गए। लॉन्ग क्वेश्चंस हमें वैसे भी कवर करने हैं, तो यहां सेक्शन सी और डी में कोई भी चेंज हो जाए आपको इससे कोई समस्या नहीं आने वाली है। क्यों? हम जब भी चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने स्टडी मटेरियल स्कैनर के डिटेल्ड क्वेश्चन करेंगे, वही क्वेश्चंस आपसे पार्ट में यहां पर पूछ लिए जाएंगे। वो जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा मैं आपको बताता चलूंगा कि इस तरह से आपसे क्वेश्चन मांगा जाएगा। और जो मैंने आपको पहले भी कह दिया है, मुझे जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके साथ लगाने हैं वो इस 40 नंबर के लिए लगाने हैं। ये तो हर कोई लगाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं इस 40 नंबर के लिए, ताकि यहां आपका स्कोर 40 में से एटलीस्ट 35 से जाए, 40 के बीच में। तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, अपने पेपर में 70 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा एज पर प्रेजेंट पेपर पैटर्न। इन केस अगर पेपर्स ऑफलाइन भी जाते हैं तो भी बस ये ऑब्जेक्टिव 40 के बजाय 25 नंबर के हो जाएंगे, और आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसको आपको कॉपी में सॉल्व करना होगा। बट तैयारी अभी भी रिमेन्स द सेम। अगर पेपर पैटर्न किसी भी प्रकार से चेंज होता है तो हम उसके लिए इनिशियल लेवल पर ही तैयारी करेंगे, ताकि उस 1 महीने पहले अगर कोई पेपर पैटर्न चेंज भी हो जाए तो हमने ऑलरेडी उसकी पूरी प्रैक्टिस कर रखी हो। बोलिए, क्लियर है? बिल्कुल, ये आपके पास पेपर पैटर्न रहेगा। अब देखिएगा, नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर टॉपिक। और मैं आपका पहला, हाँ जी बोलिए। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और पासिंग मार्क्स वही 40 ही है? हाँ जी, पासिंग मार्क्स वही होता है, एग्रीगेट में 50%। यानी आपका जैसे अगर मान लीजिए टोटल आपके फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर हैं, आइए मैं जरा उस पर भी आपसे बात कर लेता हूं। देखिएगा, देखो क्या होता है, आपका इंटर ग्रुप 1। सर एक बार ये भी बताना कि बच्चे जैसे एक ग्रुप क्यों देते हैं और जैसे हाँ जी, 2 ग्रुप। देखिएगा, आपका जो सिलेबस है वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8। पेपर नंबर 9, पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12। टोटल आपके पास ग्रुप 1 400 मार्क्स,
और ग्रुप 2 आपका 400 मार्क्स है। ठीक है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट इन ईच पेपर 40 मार्क्स हैं। 40 मार्क्स इन ईच, बट अगर मैं 40 40 40 40 जोड़ता हूं तो 160 बना, लेकिन ग्रुप को क्लियर करने का मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% है। यानी आपको हर सब्जेक्ट में भी पास होना पड़ेगा 40 नंबर लाकर, और साथ ही साथ में ग्रुप का टोटल आपका 200 नंबर होना चाहिए, तो आपका ग्रुप क्लियर माना जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एफए में 50 नंबर आ गए, इसमें आपके 45 नंबर आ गए, मान लीजिए इसमें आपके 65 नंबर आ गए। आप कैसे भी ले आए, इंडिविजुअली 40 से ऊपर और पूरे चारों सब्जेक्ट का टोटल 200 से ऊपर होना चाहिए आपका। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? इंडिविजुअली हर पेपर में 40 से ऊपर आनी चाहिए और पूरे ग्रुप का टोटल 200 नंबर बैठना चाहिए, क्योंकि 40 40 40 40 तो 160 ही बैठा आपका, लेकिन आपको 40 नंबर एक्स्ट्रा लाने होंगे और ताकि आपका टोटल 200 हो जाए। इन द सेम मैनर यहां पर भी रहेगा। $40 in each, टोटल 50%। यानी 800 में से आपको 400 नंबर लाने हैं। आइएगा, अब यहां पर एक बात आती है कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें दोनों ग्रुप देने चाहिए, एक ग्रुप देने चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है? आओ सबसे पहले हम बात करते हैं दो बड़े बेनिफिट्स की। बेनिफिट नंबर 1, मान लीजिए ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपका ग्रुप 1 में आपको मिनिमम चाहिए 160 और टोटल चाहिए 200, लेकिन आपके ग्रुप 1 के पेपर बहुत अच्छे हुए और आपका जो टोटल है वो 255 नंबर का आ गया। आपने ग्रुप 2 की तैयारी की और ग्रुप 2 में भी आपने परफॉर्म किया, हर पेपर में आपके 40 आ गए, लेकिन टोटल 170 आया। चालीस सब में आ गए, जैसे आपके यहाँ पर आ गए 45 नंबर, यहाँ आ गए 45 नंबर, यहाँ आ गए 43 नंबर, और बचे 45 प्लस 45 प्लस 43 माइनस 70। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, या इसको 42 कर देता हूं। चालीस आ गए, टोटल आ गया 172। बताइए क्या इस ग्रुप में 200 आ गए क्या? नहीं सर। नहीं आए, लेकिन जानते हो दो ग्रुप देने का फायदा होगा, इसमें कितने नंबर कम पड़ गए? कितने नंबर कम पड़े 200 में? सब में 40 हैं, पास हर सब्जेक्ट में हो। सर 28। वो 28 यहां से आकर यहां जुड़ जाएंगे एंड यू विल बी क्लियर्ड बोथ ग्रुप, क्योंकि 255 प्लस 172 मोर देन 400 हो जाएगा आपका। $427 हो गया ना टोटल। मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कितना बड़ा बेनिफिट आपको मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आपके यहां पर देखो मिनिमम 160 तो आपको लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि 40 यहां, 40 यहां, 40 यहां, 40 यहां।
अब आप इसमें 160 तो आपको लाने ही लाने हैं। इंडिविजुअली तो ग्रुप को क्लियर करना है तो 200 चाहिए, नहीं आए कोई बात नहीं। अगर यहाँ कोई सरप्लस है जो ग्रुप 1 में है, वो सरप्लस यहाँ जाके जुड़ सकता है मैक्सिमम 40 नंबर का। तो आपको सबसे बड़ा फायदा 2 ग्रुप देने का ये होता है। अगर मान लीजिए आपके किसी पेपर में थोड़े नंबर कम भी आए तो दूसरा पेपर उसे सेट ऑफ कर देता है। टोटल मिलाकर आपको 400 नंबर चाहिए और 160 इन ईच ग्रुप। लेकिन अगर आप एक एक ग्रुप करके देते हैं तो पहले ग्रुप में 255 आए, अब आपने अगले अटेम्प्ट में अगला ग्रुप दिया तो 200 लाने ही पड़ेंगे आपको, तभी पास होगे। क्या मेरी बात समझ आई? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? 2 ग्रुप देने का सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आपके पास कहीं पर भी एक्सेस नंबर आ जाते हैं तो वो नंबर दूसरे ग्रुप को भी पास करवा देते हैं। और जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं उनका रिजल्ट सबसे हाई जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिविजुअली 200 लाना थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है कई बार। उसके बजाय ये बेस्ट होता है कि आपके कुछ पेपर में इतने अच्छे नंबर आए कि वो दूसरे पेपर को सेट ऑफ कर लें। 40 तो मिनिमम जरूरी है। तो आप 160 पहले ग्रुप में लाओगे, 160 दूसरे ग्रुप में लाओगे, 320 हो गए। अब बच्चे 80 नंबर, ये 80 नंबर किसी भी पेपर में ले आओ बड़े ज्यादा। अगर इन सबका टोटल मिलाकर 400 हो गया तो आप अपना बोथ ग्रुप क्लियर कर लोगे। बताइए क्या मेरी ये बात समझ आई सबको? सर अगर दोनों ग्रुप दे रहे हैं जैसे, है ना, जी, और मान लो कि जैसे एक में 200 ही आए, है ना, मिनिमम, और दूसरे में जैसे 172 है, तो फिर ये दोनों ग्रुप क्लियर नहीं होंगे? दूसरा ग्रुप क्लियर नहीं होगा, टोटल 400 नहीं हुआ ना। तो सर फिर इसमें वापस से पेपर देने होंगे क्या ये? चारों पेपर वापस देने पड़ेंगे, सर चारों क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि अगर एक में 60 से ज्यादा है अभी तो वो रुको, तो अभी कहाँ आए 172 में, अभी कहाँ आए? अच्छा। हाँ, हाँ अभी मैं मैं सब देखता हूँ। सारी बातें बताऊंगा। ऐसी सिचुएशन अगर रही और आपका टोटल 172 बना, है ना, और इधर 200 आए, तो ये ग्रुप तो क्लियर हो गया। लेकिन इस ग्रुप के चारों पेपर आपको वापस देने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि किसी एक पेपर में आपके 60 प्लस आ गए, तो फिर ये पेपर नहीं देना पड़ेगा। अब भले ही आपका टोटल कितना भी आया हो, समझ रहे हो, मान लो आप पास नहीं हुए इस ग्रुप में, ठीक है, जैसे मान लो इसमें आप फेल ही हो गए, 40 भी नहीं आए आपके, ये लो 20 नंबर, तो आप ग्रुप में तो फेल ही हो गए। लेकिन फिर भी आपको पेपर नंबर 11 दोबारा नहीं देना पड़ेगा अगर आप चाहो तो। अगर किसी भी पेपर में 60 प्लस आ जाते हैं तो वो पेपर एग्जेम्प्ट हो जाता है और आपको अगली बार वो पेपर देने की जरूरत नहीं होती है। अब आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, ये ग्रुप आपका क्लियर है और इस ग्रुप में आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। इसीलिए हम सजेस्ट यही करते हैं, गो फॉर द बोथ ग्रुप। आप सिंगल ग्रुप पर मत जाइए, आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही एक एप्रोप्रिएट मैनर में पढ़ोगे तो गारंटी है कि आप बोथ ग्रुप निकाल लोगे। पहला फायदा समझ आ गया? पहला फायदा है सेट ऑफ मिलता है, दो ग्रुप के नंबर इधर उधर आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा फायदा है आपका कैंपस इंटरव्यू। देखिए अल्टीमेटली आपका इस डिग्री को लेकर के ऑब्जेक्ट है अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज पाना। जब आप कैंपस इंटरव्यूज देते हो, कंपनियों में इंटरव्यूज देते हो, तो कंपनियों का जो क्राइटेरिया होता है पैकेज का, वो मैं आपको आज बताता हूं। आओ देखो, सबसे पहली प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस फाइनल विथ रैंक। फाइनल विथ रैंक, जब आप सीए में फाइनल करोगे और उसमें अगर आपकी रैंक आ जाती है तो सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस आ जाती है कैंपस में।
कंपनियां जब शॉर्टलिस्ट करती हैं तो सबसे पहले फाइनल का बैकग्राउंड देखती हैं, सीएमए फाइनल का। अगर आपने सीएमए फाइनल विथ रैंक के साथ कंप्लीट किया है तो आपके पास सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आती है कैंपस के लिए। फाइनल इन वन अटेम्प्ट। दूसरी प्रेफरेंस है फाइनल इन वन अटेम्प्ट, यानी आपकी रैंक तो नहीं आई लेकिन आपने फाइनल के 8 पेपर एक सिटिंग में क्लियर किए हो। आओ थर्ड प्रेफरेंस, फाइनल प्लस इंटर रैंक। अगर ऐसा हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पर पहुंच जाओगे। फाइनल में भी आपकी रैंक आ गई, इंटर में भी आपकी रैंक थी, तो अब आप इस प्रेफरेंस के भी ऊपर पहुंच जाओगे क्योंकि आपकी दोनों में रैंक है, फाइनल में भी रैंक है, इंटर में भी रैंक है। तो आप फाइनल की रैंक के ऊपर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो कंपनियों की शॉर्ट लिस्टिंग में सबसे पहली प्रेफरेंस ये आ जाएगी। अगर आपकी फाइनल में भी रैंक है और अगर आपकी इंटर में भी रैंक है। फाइनल प्लस इंटर वन अटेम्प्ट, तो आपकी रैंक यहां आ जाएगी सेकंड नंबर पे। फाइनल वन अटेम्प्ट किया है आपने, साथ में इंटर भी वन अटेम्प्ट में किया है। अब आप समझ रहे हैं इन दोनों की वर्थ। इसके बाद प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज होता जाएगा। फाइनल तो आपने एक अटेम्प्ट में किया बट इंटर में आपको 2 अटेम्प्ट लग गए, फाइनल में भी आपको 2 अटेम्प्ट लग गए, इंटर में भी आपको 2 अटेम्प्ट लग गए, पैकेजेस गिरते जाएंगे। तो देखिएगा सबसे हाई पैकेजेस पर कौन आते हैं? इंटर में आपकी रैंक आई हो और फाइनल में आपकी रैंक आई हो, सबसे पहली प्रेफरेंस कंपनियां इनको देंगी। और अप्रोक्स मान के चलिए इस लेवल के स्टूडेंट का जो नॉर्मल पैकेज जाएगा वो 12 लाख से 15 लाख जाएगा इनिशियल पैकेज। अकॉर्डिंग टू द, मैं सारी बातें प्रेजेंट सिनेरियोज में कर रहा हूं। अगर आपकी फाइनल में रैंक आ गई तो भी आप आराम से 10 से 12 लाख के पैकेज पर आ जाओगे। इंटर में रैंक नहीं थी लेकिन फाइनल में आप रैंक ले आए। इसके बाद आपके पास इंटर प्लस फाइनल वन अटेम्प्ट 8 लाख से 10 लाख, यहां पर भी 8 लाख से 10 लाख। इसके बाद अब जब अटेम्प्ट लगना चालू हो जाएंगे तो आपके पैकेज 3 लाख से और अप्रोक्स 6 से 7 लाख तक जाता है। तो 6 साल भर में 3 से 7 लाख। हाँ जी, या तो 3 लाख मिलेंगे, 4 लाख भी मिल सकते हैं, 5 लाख भी मिल सकते हैं। ये सब एनुअली होता है, मंथली तो होगा नहीं ना इतना पैकेज। यानी साल भर के 3 लाख रुपए मिलेंगे। कई ऐसे होते हैं जिनका कैंपस में नहीं होता, 3.5 लाख 4 लाख में ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं, लेकिन ये बिलो आ जाता है अब आपका। फिर क्यों? क्योंकि आपको अटेम्प्ट लग गए। अब आप देखो कि आपको क्या पैकेज चाहिए। क्या आपको 12 से 15 के पैकेज में जाना है, आपको 10 से 12 के पैकेज में जाना है, 8 से 10 के पैकेज में जाना है? पैकेज आपको डिसाइड करना है, उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होगी पूरी। बेनिफिट समझ आ गए? इंटर में बोथ ग्रुप देने के बेनिफिट, क्योंकि अगर इंटर में ही आपने एक ग्रुप दिया तो इससे तो बाहर हो गए और इससे भी बाहर हो गए। आपने जैसे ही इंटर लेवल पर एक ग्रुप को सेलेक्ट किया, आप इन दोनों प्रेफरेंसेस से बाहर हो जाओगे। फिर तो आपके पास एक ही होगा फाइनल विथ रैंक, जो आपको थोड़ा सा अच्छा बूस्टअप देगा।
बट अभी से ट्राई करो ना, गो फॉर बोथ ग्रुप फॉर इंटर, बोथ ग्रुप फॉर फाइनल एंड ट्राई फॉर द रैंक। भाई रैंक भी नॉर्मल बच्चों की ही आती है, लेकिन एक रेगुलर स्टडी करने वाले की आती है। रैंक वाले बच्चे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, बस उनका एक टारगेट होता है कि आप अभी से, अगर आपके पास 8 महीने 9 महीने 10 महीने जो भी समय है, आप एक रेगुलर स्टडी में लगे रहें। जनरली हमारे बच्चों की आदत, कॉमर्स की बच्चों की क्या होती है, अभी 4 महीने तो हम टच ही नहीं करेंगे किताबों को, थोड़ा बहुत ट्यूशन पे जो पढ़ा वो पढ़ लिया, बाकी ठीक है। हम एग्जाम से 3-4 महीने पहले तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और लग के पढ़ाई करते ही 1-1.5 महीना है केवल, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है। रैंक लाने के लिए आपको एक कंसिस्टेंट स्टडी चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड। आप जितनी बार अपने कोर्स को रिवाइज करोगे, जितनी बार अपने चैप्टर्स को रिवाइज करोगे, वो स्ट्रांग होते जाएंगे। अब नुकसान जो होता है ना बोथ ग्रुप का, वो एक ही है बस, और वो है कि आपको लगातार 8 दिन पेपर देने हैं। तो आपको अपनी बॉडी को हैबिचुअल बनाना पड़ेगा। अभी आपकी बॉडी आराम की आती है, आपको अगर 8 दिन कंटिन्यू पेपर देने हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो पता है पेपर के दिन में ना तो रिवीजन पूरा कर पाओगे और ना रेस्ट पूरा कर पाओगे। एक पेपर देकर आओगे, कुछ घंटे हैं आपके पास, दूसरे पेपर की तैयारी, फिर तीसरा पेपर, चौथा पेपर, और लगातार 8 दिन तक आप पेपर दे रहे हो। तो डर जो बच्चों, सर ऐसे नहीं हो सकता क्या कि ग्रुप 1 के जैसे सारे पेपर दे दिया और जैसे ग्रुप 2 के बच्चे ने 1-2 ही पेपर दिए हों, या तो पूरा ग्रुप देना है या फिर देना ही नहीं है? एक दो दिए तो भी तो फेल ही हो गए ना ग्रुप में, तो अटेम्प्ट तो लग ही गया ना, दूसरा अटेम्प्ट तो देना ही पड़ेगा ना, हाँ सर। सिंगल अटेम्प्ट थोड़ी हुआ ये। तो देखिए 8 दिन कंटिन्यू देना, बस यही एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं। आप, अगर मैं अभी बता रहा हूं आपको, अभी जनवरी चल रहा है, आप लोगों का अटेम्प्ट है दिसंबर में, 11 महीने हैं आपके पास अप्रोक्स। अगर आप अभी से ही कंसिस्टेंट होकर स्टडी करेंगे, तो गारंटी है आप सोचेंगे ही नहीं कि हमें एक ग्रुप पर जाना है। कंसिस्टेंट पढ़ाई का मतलब क्या होता है, आपके जितने चैप्टर होते जाएं, आप टाइम टू टाइम उनका रिवीजन भी साथ में करें। हम क्या करते हैं, करंट चैप्टर तो पढ़ेंगे, क्योंकि करंट चैप्टर तो आपको मेरे साथ पढ़ना है या बाकी टीचर्स के साथ पढ़ना है, बट जो चैप्टर हमारे खत्म होते जाते हैं, हम उनको कभी रिवाइज नहीं करते। तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद आप वो चैप्टर ही भूल जाओगे पूरा। नहीं भूलोगे? बताओ। भूलेंगे। आपके पास अभी 11 महीने हैं, जो आपने आज जनवरी के महीने में पढ़ लिया, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको वो दिसंबर तक याद रहेगा? नहीं सर, रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो रिवीजन करते नहीं है हम, बस यही एक दिक्कत है। बस इंटर लेवल पर बच्चों को टफ इसीलिए लगता है, आज मैं आपको बता रहा हूं कि रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? जनवरी में आप जो चैप्टर पढ़ोगे, आप जानते हो अप्रैल मई तक तो भूल जाओगे वो चैप्टर, बिल्कुल ही साफ हो जाएगा वो चैप्टर। लेकिन वो साफ न हो, इसका तरीका केवल एक ही है, आप उसे लगातार थोड़े थोड़े टाइम पर रिवाइज करें, क्वेश्चंस एक दो करते रहें, तो वो चैप्टर आपके माइंड में सेट रहेगा। जितनी बार रिवीजन उतना परफेक्शन। तो माइंड को आज मेकअप कर लो कि इंटर बोथ ग्रुप ही देना है, फिर दुनिया में कहीं से कोई कुछ भी कह दे, उससे हटना नहीं है। अगर हम आज डिसीजन ले लेंगे ना, तो हमारी स्टडी हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे, और देना बोथ ग्रुप ही, इसमें रियली में आपको फ्यूचर में फायदा मिलेगा। सर इसके जो सेंटर आते हैं वो कहाँ कहाँ पे देखिए तक आते हैं सेंटर्स जैसे? का अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो इंस्टीट्यूट बताएगा जब आपके एग्जाम्स आएंगे। आप उतना दूर का मत सोचो, सेंटर कहाँ आएंगे, कैसे होंगे, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि पेपर पैटर्न आपके टाइम पर क्या होगा।
आप समझ रहे हो, दिसंबर होने से पहले, अभी दिसंबर 22 से पहले जून 22 भी बाकी है। तो आप अभी तो सोचो ही मत कि आपका पेपर पैटर्न, आपका सेंटर कैसे, कहां पेपर होंगे, क्या चेंजेस आएंगे, ये हमें नहीं पता। हम अभी के टॉपिक पर बात कर सकते हैं कि हाँ एट प्रेजेंट ये चल रहा है सारा। सेंटर तो बहुत दूर की बात है। हाँ, कैंपस के अलावा भी जॉब में जा सकते हो, बट देखिए ऑफ कैंपस आप मान के चलिए पैकेजेस कम हो जाते हैं थोड़े। बाकी तो देखिए कुछ ना कुछ लक फैक्टर भी काम करते हैं, कुछ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काम करती हैं, ये चीजें अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं, केवल स्टडी नहीं, आपको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट भी करना होगा। वो लेटर ऑन धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता लगती रहेंगी, बट जो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में है, सबसे पहले मेकअप योर माइंड फॉर इंटर बोथ ग्रुप। आप अपने दिमाग को आज प्रिपेयर करो। माइंड अगर आज प्रिपेयर होगा तो ही आप बोथ ग्रुप की ओर आगे बढ़ पाओगे। देन लेटर ऑन सोचेंगे हम आगे क्या होना है और क्या नहीं होना है। ठीक है, तो चलिएगा, आज मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बता दिया है, किस तरह से हमें पढ़ना है हम ये भी बात कर चुके हैं, सारा कोर्स कंटेंट हमने लिख लिया है। कल से अब हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर टू चैप्टर हम एक एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। सर थैंक यू सर। हाँ जी, एक सेकंड बच्चों, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। डीटी वाले सर के हाई फीवर हो रहा है, इसलिए आज उनकी क्लास नहीं है बच्चों। सॉरी टू इनकन्वीनियंस। आप लोग अब है ना लॉ की क्लास के टाइम पे 9:45 पे ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है? अभी आप लोग ब्रेक ले लीजिए। ओके बच्चों, आपको सबको मेरी Okay, आवाज ma'am. आ गई हो तो से थम्स अप या कुछ भी रिप्लाई कर दीजिए। ओके ठीक है ना, फीवर हो गया सर का मैसेज आया अभी अभी, इसलिए सबने सुन लिया ना? थम्स अप, ताकि मैं मीटिंग एंड कर दूं। सर मीटिंग आप एंड कर दीजिए, हाँ मैं एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना? फिर मेरी क्लास अब 9:45 पे होगी ठीक है ना बच्चों?